दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। एक बार अपन पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो 8 जनवरी 1994 को जो है ये बना है, ठीक है। और इसको अपन पूरा का पूरा जो है पढ़ेंगे। और ये इसकी खास बात यह है कि 8 जनवरी 1994 को इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और उसमें ऐसा लिखा गया कि 28 सितंबर 1993 से ये प्रभुत्व का समझा जाएगा। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति बाद में मिली और प्रभुत्व का पहले समझा जाएगा। तो 28 सितंबर 1993 से प्रभुत्व का समझा जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्रमांक 10 है ये सन 1994 का, ठीक है। लेकिन अधिनियम का नाम 93 लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि ये 93 में जो है वहाँ पे संसद के समक्ष रखा गया। बिल 93 का था, लेकिन पास कब हो पाया दोस्तों? 94 में। तो इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा सशस्त्र बल की। नौसेना, सेना, वायुसेना, इसमें तीनों सेनाएं आती हैं। और संघ के अन्य सशस्त्र बल भी आते हैं, जो केंद्रीय गवर्नमेंट के होते हैं बल, सशस्त्र बल होते हैं, वो सब जो है सशस्त्र बल इसमें आते हैं, ठीक है। अध्यक्ष से आयोग का या राज्य आयोग का जो है अध्यक्ष आता है। आयोग माने राष्ट्रीय आयोग, और जहाँ राज्य आयोग लिखा है वहाँ पे राज्य आयोग। मुख्य आयुक्त जो होगा, बीए में परिभाषा दी गई है ये। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 74 की धारा निर्दिष्ट दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त है, वही मुख्य आयुक्त माना जाएगा। तो आयोग के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, वही कहलाएगा। ये सी कहती है। डी कहती है मानव अधिकार। तो इसमें 4 मुख्य प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, अधिकार हैं। लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी, ठीक है। तो प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित जो अधिकार होते हैं संविधान द्वारा दिए गए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संविधान द्वारा, इंटरनेशनल जो कन्वेंशन होती हैं उनके द्वारा, ठीक है। और भारत के न्यायालय में जो प्रवर्तनीय हैं वो मानवाधिकार हैं, ठीक है। तो मानवाधिकार न्यायालय की परिभाषा आप छोड़ सकते हैं या आपको नहीं पढ़नी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा एफ में बस इतना पढ़ लेना, बाकी ये प्रसंविदा अपन को सबको ही पता है, ठीक है। कि सिविल जो 16 दिसंबर 1966 को सिविल और राजनीतिक अधिकारों की प्रसंविदा हुई थी, ठीक है। एक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा हुई थी, ठीक है। अन्य प्रसंविधाएँ जो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित करे, सब प्रसंविधाएँ इसमें आ जाएंगी कि किन किन को मानना है, किन को नहीं मानना है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आपको पता ही है, ये पढ़ लेना कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 38 में है और 38 का में राष्ट्रीय जनजाति आयोग है, बस इतना पढ़ लेना। बाकी यहाँ पे आपको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, आपको पढ़ना सीधा ई लोक सेवक का वही अर्थ है जो धारा 21 में आईपीसी में दिया गया है, वही लोक सेवक यहाँ पे माने जाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है अध्याय 2 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है अपन इसमें जो है पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अध्याय 2 प्रारंभ करेंगे दोस्तों। इसके पहले मैंने एक बात अभी आपको नहीं बताई कि इसमें दोस्तों 8 अध्याय हैं और 43 धाराएं हैं। तो पहला अध्याय पढ़ चुके हैं, दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन, 2 आयोग इसमें बनने हैं। एक राष्ट्रीय जो नेशनल लेवल पर काम करेगा और अपने अपने राज्य का एक अलग होगा। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन केंद्र सरकार एक निकाय का जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नाम से ज्ञात होगा, इस अधिनियम के अधीन से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए गठन करेगी। तो अधिकार और शक्तियों का वो प्रयोग करेगी, निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। एक अध्यक्ष होगा जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश रहा है, मतलब जो रिटायर हो गया है अभी वो अध्यक्ष नहीं रहेगा, या जो तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए, या उसी न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश रहा हो तो वो अध्यक्ष बन सकता है। एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, तो मतलब एक सदस्य वो होगा सुप्रीम कोर्ट का जो वर्तमान में न्यायाधीश है या रिटायर हो चुका है। एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है। तो 3 ये रहेंगे, या किसी भी हाई कोर्ट से एक सदस्य लिया जाएगा, लेकिन सदस्य कैसा होगा? चीफ जस्टिस होना चाहिए उस हाई कोर्ट का, या तो वर्तमान में होना चाहिए या रहा है, ठीक है। और 3 सदस्य कम से कम ऐसे लेने होंगे जिनमें एक महिला होगी और उन्हें मानव अधिकारों के संबंधों में विशेष ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, बालक अधिकार आयोग, राष्ट्रीय SC/ST आयोग, ये सब जो जितने भी आयोग हैं, दिव्यांगजन आयोग हैं, ये सब इसके सदस्य ऑटोमेटिक समझे जाएंगे, ठीक है। इसमें एक महासचिव होगा जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और आयोग की
अध्यक्ष के नियंत्रण अधीन रहते सभी प्रशासनिक वित्तीय शक्तियों का सिवाय न्यायिक कृत्यों और धारा 40 के अधीन विनिमय बनाने की शक्तियों का प्रयोग करेगा। सुनो, तो जो महासचिव होगा ये सब कार्य पूरे की पूरी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है अध्यक्ष की, लेकिन केवल 2 शक्तियों का प्रयोग, न्यायिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। और 40 खा में जो विनिमय बनाने की शक्ति है, आयोग के संबंध में जो विनिमय बनाने की शक्ति है, उसको जो है छोड़ के, ठीक है। आयोग का मुख्यालय जो है दिल्ली में होगा, ठीक है। और केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से चाहे तो ये अन्य स्थानों पर भी अपना कार्यालय बना सकते हैं। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कैसे कैसे होगी, ये तो अपन ने देख लिया कितने सदस्य होंगे, इनकी नियुक्ति कौन होगी। तो राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और पदमुद्रा सहित अधिकार पत्र देकर अधिपत्य द्वारा इनकी सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। लेकिन जो है राष्ट्रपति कब नियुक्ति करेगा, जब एक कमेटी इसको सिफारिश करेगी। इस कमेटी में कौन कौन होगा, आइए चलिए देखते हैं। ये अपन राष्ट्रीय आयोग की बात कर रहे हैं, जिसको आगे आयोग कहा जाएगा। तो प्रधानमंत्री जो है इसका अध्यक्ष होगा, लोकसभा का अध्यक्ष सदस्य होगा, और लोकसभा में विपक्ष का नेता भी इसका सदस्य होगा, और राज्यसभा का उपसभापति, क्योंकि सभापति तो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, तो राज्यसभा का उपसभापति और राज्यसभा में विपक्ष का नेता 4 और भारत के गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री, तो 5 कुल प्रधानमंत्री 6। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 2 मंत्री रहेंगे। फिर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का उपाध्यक्ष, ठीक है, सदस्य होंगे, और लोकसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा में विपक्ष का नेता, इतने लोग इस कमेटी में रहेंगे, ठीक है। परंतु यह है कि उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का, इसमें बात ये है दोस्तों कि जब देखो पन्ने ऊपर पड़ा कि या तो रहे या रहा है न्यायाधीश, तो जब रहा है वर्तमान में कोई उच्च न्यायालय का, ठीक है, या उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, अगर अपन उसको इस कमेटी में अपन को इसका सदस्य बनाना है, तो मुख्य न्यायमूर्ति जो हैं भारत के, ठीक है, उनसे सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। और उच्च न्यायालय में तो उच्च न्यायालय के, ठीक है, तो मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के पश्चात ही जो है उस पर अपन जो है उसको ले सकते हैं, चाहे उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो या उच्चतम न्यायालय को, अगर वो वर्तमान में जो है यहाँ पे काम उसको अपन को रखना है मानव अधिकार आयोग में, तो मुख्य न्यायमूर्ति CJI हैं जो, उनकी जो है अपन को लेना पड़ेगी, ठीक है। क्या लेना पड़ेगी, अनुमति लेना पड़ेगी। परंतु कोई नियुक्ति केवल इस आधार पर वो नहीं होगी कि कमेटी में कोई सदस्य नहीं था, ठीक है, इसलिए वो विधि मान्य नहीं होगी, जितने भी लोग होंगे वो कर देंगे। अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र हटाया जाना, तो अध्यक्ष कोई सदस्य राष्ट्रपति को अपना एक त्यागपत्र दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और इन्हें कुछ आधारों पर हटाया भी जा सकता है, तो राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो उपधारा 3 में बताए जाएंगे, इनको उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। केवल किस आधार पर, कदाचार या असमर्थता के आधार पर, कदाचार या असमर्थता के आधार पर। अगर भ्रष्टाचार वगैरह में अगर कोई फंस जाता है या असमर्थ हो जाता है किसी कंडीशन में, तो उसके आधार पर हटा सकता है। लेकिन कब हटा सकता है, ठीक है, जब राष्ट्रपति निर्देश दे उच्चतम न्यायालय को कि वह इसकी जांच करे कि ये कदाचार है, वह असमर्थ है कि नहीं, ठीक है। और तभी जब वो उसकी पुष्टि कर देता है उच्चतम न्यायालय, तो उसके बाद ही जो है ये इसको हटा सकता है। लेकिन ठीक है, हटा दिया जाएगा, ठीक है, तब साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जाएगा। लेकिन अगर निम्न कंडीशन भी हो जाती है तो भी राष्ट्रपति बिना जांच के हटा सकता है। दिवालिया न्यायाधीश किया जाता है, दिवालिया हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा है, अपनी पदावधि के पद के कर्तव्यों के अधीन रहते हुए कोई अन्य लाभ का प्रदर्शित करता है, संवैधानिक कोई कार्य में लगा है, मानसिक या शारीरिक शैथिल्य का अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है, ठीक है, कोई मानसिक और शारीरिक ऐसा शैथिल्य आ गया है जिससे वो अपने पद पर अब नहीं रह सकता, काम नहीं कर सकता है, विकृत हो गया है, ठीक है, और सक्षम न्यायालय ने ऐसी घोषणा कर दी कि ये पागल हो चुका है। किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है और उसको सजा कारावास की होती है, जो राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता अंतर्बलित करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति अध्यक्ष सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकता है, ठीक है।
अध्यक्ष सदस्यों की पदावधि क्या होगी? तो दोस्तों सभी अध्यक्षों पदावधि इनकी आयु जो है 3 वर्ष या 70 वर्ष से अधिक की आयु के लिए ये नहीं रहेंगे। जो भी पहले हो जाए 3 वर्ष तक के लिए इनका कार्यकाल होता है, ठीक है, और 70 वर्ष तक ये इनकी उम्र है। जो ही पहले हो जाए रिटायरमेंट हो जाएगा, वो पुनः नियुक्ति के लिए भी पात्र हो सकते हैं, लेकिन वह 70 साल से ज़्यादा इनकी उम्र ना हो, ठीक है। और ये एक बार मैं आपको बता दूं, चाहे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कोई सदस्य बन जाए अध्यक्ष, या राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य बन जाए, फिर कोई भी पद भारत में वो धारण नहीं करेंगे। कतिपय परिस्थिति में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, उसके कृत्यों का निर्वहन करना। जब मृत्यु या त्याग पत्र आदि के कारण कोई रिक्ति हो जाती है तो राष्ट्रपति कुछ समय के लिए किसी अन्य व्यक्ति को सदस्य के अध्यक्ष बना देगा सदस्यों में से। और अगर जब छुट्टी वगैरह पर जाता है कहीं भी कुछ समय के लिए, तो वो ही अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करके जो है जाएगा, ठीक है। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा और शर्त निबंधन वो होंगे जो ठीक है विहित किए जाए, बनाए जाएंगे, लेकिन उनके पद पर रहते हुए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है। रिक्तियों आदि से आयोग की कार्रवाई का विधिमान न होना। अगर कोई गठन में त्रुटि हुई है या रिक्तियां हैं तो उनकी जो कोई कार्रवाई है वो अविधिमान नहीं होगी। कार्रवाई तो पूरी की पूरी सही मानी जाएगी, भले मान लो कोई व्यक्ति गलत चुन के उसमें आ गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। आयोग का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझे। तो जो आयोग है राष्ट्रीय आयोग, इसका अधिवेशन और समय ऐसे जो अधिवेशन होगा वार्षिक जो भी जैसे समय और स्थान पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझे, ठीक है। इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों को बंधन रहते हुए आयोग की अपनी प्रक्रिया के लिए विनियमित करने की शक्ति होगी, ठीक है। आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय महासचिव द्वारा नियमित अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे। यहाँ पर ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी। केंद्र सरकार आयोग को भारत सरकार के सचिव की पंक्ति का एक अधिकारी जो आयोग का महासचिव होगा देगी, ठीक है। सचिव की पंक्ति से का एक अधिकारी होगा भारत सरकार का, जो सेक्रेटरी होगा वो आयोग का महासचिव होगा। ऐसे अधिकारी जो पुलिस महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का ना हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारी बनते हैं। ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी बन जो आयोग कर्तव्य दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए आवश्यक है उपलब्ध कराएगी कौन? केंद्र सरकार, ठीक है। अन्य कर्मचारी भी जो आवश्यक होंगे ये रखे जाएंगे, ठीक है। अब आयोग के कृत्यात्मक अध्याय 3 में आयोग के काम क्या क्या है। राष्ट्रीय आयोग की बात चल रही दोस्तों, अभी इतना ध्यान रखना। आयोग के निम्नलिखित कृत्य होंगे तो स्वयं प्रेरणा से या पीड़ित द्वारा निर्देश पे, ठीक है, या उच्च न्यायालय के निर्देश पे जो है अर्जी ले लेगा। और जब उसको लगता है कि किसी मानव लोक सेवक द्वारा किसी का मानव अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है, इसका दुष्प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, तो इन सब के बारे में शिकायतों की जांच में तो एक बार ये आपको पढ़ सकते हैं। तो एक बार में ये आपको जो है याद हो जाएंगी क्या क्या कृत्य होते हैं, ठीक है। कृत्य 12 में है, इतना याद रखना, ठीक है। जांच से संबंधित शक्तियाँ, तो जब जांच करेगा यह आयोग इस अधिनियम के अधीन, ठीक है, तो उसको सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो है जो सिविल न्यायाधीश को शक्तियाँ होती हैं वो होंगी। साक्षियों को समन करना, दस्तावेज को बुला सकता है, किसी भी शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण कर सकता है, किसी न्यायालय से लोग जो पब्लिक दस्तावेज है उसकी प्रतिलिपि वगैरह मंगा सकता है, और साक्ष्य दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकाल सकता है, ठीक है। आयोग को किसी व्यक्ति की ऐसे विशेषाधिकार के अधीन रहते, ठीक है, और उसका आदेश 176 177 के अधीन जो है इत्तला देने के लिए जो है वैध रूप से आबद्ध समझे जाएंगे सभी लोग, ठीक है। तो ये सब कंडीशन जो है उसमें आएंगी, ठीक है। और धारा 100 जो भवन में तलाशी वगैरह CRPC भी यहाँ पे लागू होगी, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार पढ़ लेना, पढ़ना हो जरूर, बाकी है कुछ नहीं इसमें, ठीक है। अन्वेषण, तो अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन की बात आती है, कैसे कराएगा आयोग। जांच संबंधित कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा जो भी एजेंसी मिले उसको उससे अभिकरण करा सकती है, ठीक है। जांच संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए कोई ऐसा अधिकारी या अभिकरण जिसकी सेवाओं को धारा 1 के अधीन प्रयोग किया जाता है आयोग के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, ठीक है। जो भी एजेंसी को जांच दी जाती है उसके निर्देशन में अधीन नियंत्रण में काम करेगी। और वो क्या क्या करेगी, किसी व्यक्ति को समन करेगा, हायर करा सकेगा, उसकी संपरीक्षा करा सकेगा, फिर दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा, किसी कार्यालय से लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि मंगा सकेगा,
ठीक है। धारा 15 के बंद किसी भी ऐसे अधिकारी या अभिकरण के समक्ष किसकी सेवा अब धारा 1 के अधीन ली जा रही हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के संबंध में लागू होते हैं। जैसे मान लो आयोग के समक्ष कोई कथन दिया जाता है, वैसे नियम लागू होते हैं, वैसे भी उस अधिकारी या एजेंसी के समक्ष कथनों को भी लागू होगी, ठीक है। जिस अधिकारी या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग उपधारा 1 का दिन किया जाता है जहाँ से संबंध किसी विषय का अन्वेषण करेगा और उस पर आयोग को ऐसी अवधि के भीतर जो आयोग द्वारा निर्देश किए जाए रिपोर्ट देगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, इसमें और ज़्यादा आपको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं आयोग के समक्ष व्यक्तियों का द्वारा किए गए कथन का क्या प्रभाव होगा। तो आयोग के समक्ष जो मेन था वो आयोग का गठन कार्य शक्ति था। ये तो अब अपन को पढ़ना है, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्री पढ़ना आवश्यक है, तो पढ़ा दे रहा हूँ एक बार। आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन के सिवाय उसे किसी सिविल या दंडक कार्रवाई का दिन नहीं करेगा और उसमें विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। तो जो भी कथन यहाँ पर दिए जाएंगे आयोग की समक्ष जांच में, वो किसी सिविल या न्यायिक कार्रवाई में उनका कोई वैल्यू नहीं होगा, केवल कह के मिथ्या साक्ष्य देने के लिए। लेकिन अगर आप कोई झूठा वहाँ पर साक्ष्य दे रहे हैं तो 193, 51, 92 के अंतर्गत आप दंडनीय होंगे, ये सेक्शन 15 बोलती है। परंतु यह तब जबकि ऐसा कथन ऐसे प्रश्न को उत्तर में किया जाता है जिसका उत्तर देने के लिए उसे आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए या जांच की विषय वस्तु से सुसंगत है, ठीक है। उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभव है। अगर जांच होती है और आयोग को लगता है कि इस जांच से किसी तीसरे व्यक्ति पे जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला, तो उस व्यक्ति को समन करके बुला सकती है। ये सारा 16 में लिखा हुआ है। प्रक्रिया शिकायतों की जांच अब कैसे करेगी, ठीक है। तो आयोग मानवाधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों की जांच करते समय केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार, ठीक है, अथवा उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी संगठन ऐसे सामाजिक जो आयोग द्वारा नियुक्त किया जाए जानकारी या रिपोर्ट मांग सकेगा कि भैया जानकारी दे इस संबंध में अभी तक क्या कार्रवाई हुई। परंतु यदि आयोग को नियत समय के भीतर जानकारी या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती तो शिकायत के बारे में सब जांच कर सकता है। उसने जांच की रिपोर्ट मंगाई, इतने समय में अगर नहीं देती केंद्र सरकार आ सरकार तो स्वयं जांच कर सकता है। यदि जानकारी या रिपोर्ट की प्राप्ति पर आयोग का यह समाधान हो जाता है कि और कोई जांच अपेक्षित नहीं है, तो वह अपेक्षित कार्रवाई संबंधित सरकार या प्राधिकार द्वारा आरंभ कर दी गई है या की जा चुकी है, वह शिकायत के बारे में कार्रवाई नहीं करेगा, शिकायतकर्ता को सूचित कर देगा। अगर आपने कोई शिकायत की कि हमारी ये जांच नहीं हो रही है कार्रवाई, और कोई अधिकारी इस पर कार्रवाई कर देता है या जांच कर देता है या आरंभ कर देता है, तो फिर आयोग कोई कार्रवाई नहीं करेगा और उसको बता देगा कि भाई आपकी कार्रवाई हो चुकी है, ठीक है। खंड 1 में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि आयोग शिकायत की प्रगति व्यक्ति अब समझता है तो आज जांच आरंभ कर सकेगा, ठीक है। जांच के दौरान और जांच के पश्चात कार्रवाइयाँ क्या क्या होगी। तो आयोग इस अधिनियम के अधीन की गई किसी जांच के दौरान उसके पूरा होने पर निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगा। दौरान भी, जब जांच चल रही है, और पूरी होने के बाद भी का जहाँ जांच से किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों का अतिक्रमण या मानवाधिकारों के अतिक्रमण के निवारण में उपेक्षा या मानवाधिकारों के अतिक्रमण का उत्पीड़न प्रकट होता है, तो वह संबंधित सरकार या प्राधिकारी को जब उसे लगता है कि यहाँ किसी लोक सेवक ने आपकी शिकायत नहीं सुनी है या आपके विरुद्ध कोई गलत बल का प्रयोग किया है या आपके अधिकारों का उल्लंघन किया है, तो शिकायत करते या पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्यों को ऐसा प्रतिकार या नुकसान की संज्ञा करने की सिफारिश कर सकेगा, जो आयोग आवश्यक समझिए। बोल देगा भाई 50,000 की नुकसानी इनको आप दें। संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान के लिए कार्रवाइयाँ आरंभ करने, कोई अन्य सम्मिलित कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगा, जो आयोग ठीक समझे। बोल सकेगा भैया कि इन पर जो है कार्रवाई आप करो। ऐसी अन्य कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगा जो वह ठीक समझे। उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय को ऐसे निर्देश आदेश या रिट के लिए जो है न्यायालय आवश्यक समझे अनुरोध करना कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में ऐसी रिट लगाई जाए और इसके संबंध में जो है इस पर आदेश पारित किया जाए। जांच के किसी प्रक्रम पर संबंधित सरकार या प्राधिकारी पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्य तत्काल अंतरिम सहायता मंजूर करने की भी वो जो है बोल सकता है कि तत्काल ये जो है सहायता उपलब्ध कराई जाए। आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिश संबंधित सरकार या अधिकारी को भेजेगा। संबंधित सरकार को 1 मास की अवधि के भीतर या समय के भीतर जो आयोग का रिपोर्ट कर अपनी टिप्पणी आयोग को भेज के उसके अनुसार पर की गई जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई है।
तो ही 1 माह के अंदर या जो भी समय आयोग देगा उसके अंतर्गत जो है अपनी टिप्पणी सहित अपनी जो है प्रस्ताव देना पड़ेगा, रिपोर्ट करनी पड़ेगी, क्या इस पर कार्रवाई होगी। आयोग संबंधित सरकार या प्राधिकारी की टीका टिप्पणी सहित यदि कोई अपनी जांच रिपोर्ट तय आयोग की सिफारिश पर संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को प्रकाशित करेगा। उसको प्रकाशित भी करेगा कि हमने क्या किया और क्या संबंधित गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है। सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया, जो सशस्त्र बलों के संबंधित प्रक्रिया है अपन ने परिभाषा पहले पढ़ ली तो 19 इंपॉर्टेंट है, इसको अपन देख सकते हैं। इसी अधिनियम के विवाद के होते हुए आयोग सशस्त्र बलों सशस्त्र द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन की शिकायतों के बारे में कार्रवाई करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा। सशस्त्र बलों कोई सेना से संबंधित है या केंद्र सरकार के अन्य सशस्त्र बल हैं तो उनके संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। आयोग स्वप्रेरणा से रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात आयोग यथास्थिति शिकायत के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करेगा और सरकार को अपनी सिफारिश कर सकेगा। रिपोर्ट मंगाएगा, उसके बाद अगर उसको लगता है कि इस पर कार्रवाई करनी चाहिए तो कार्रवाई कर देगा, और उसको लगता है कि कोई कार्रवाई किए जाना इस पर आवश्यक नहीं है तो कार्रवाई नहीं करेगा। केंद्र सरकार सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को 3 मास के भीतर जो है क्या करेगा, अनुज्ञात करेगा, सूचित करेगी कि ये क्या कार्रवाई इस पर हुई है। आयोग केंद्र सरकार को की गई अपनी सिफारिश तथा ऐसी सिफारिश पर सरकार को की गई सहायता अपनी रिपोर्ट प्रकाश करेगा कि ये जो है सिफारिशें करी गई हैं। ठीक है। आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट है। आयोग एक वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगा। ठीक है। और उसे लगता है कि 1 साल के भीतर कोई रिपोर्ट भेजनी चाहिए तो विशेष रिपोर्ट भी भेज देगा। ठीक है। ये यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। अब आता है राज्य मानव अधिकार आयोग। तो राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन 21 में बताया गया है। ठीक है। तो कोई राज्य सरकार इस अध्याय के अधीन राज्य आयोग प्रजाशक्तियों का प्रयोग करने के लिए और स्वयं के कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय गठन करेगी जिसे राज्य मानव अधिकार कहा जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, अपन पढ़ लेंगे आराम से। राज्य आयोग ऐसी तारीख जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। किन से मिलकर बनेगा तो वहाँ पे भी मिलकर बना था, यहाँ पे भी मिलकर बनेगा। यहाँ पे एक अध्यक्ष होगा जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश रहा है। वहाँ पर उच्चतम न्यायालय था, यहाँ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है या कोई सदस्य रहा है। यहाँ पर भी अध्यक्ष जो रिटायर ही रहेगा। एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, वर्तमान में है या रहा है, एक वो होगा। और एक ऐसा जिला न्यायालय का न्यायाधीश डीजे महोदय जो जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष तक जो काम कर चुके हैं वो रहेंगे। ठीक है। ठीक है। एक सदस्य जो किसी व्यक्ति में से नियुक्त किया जाएगा जो मानव अधिकार संबंधित विशेष ज्ञान या व्यवहार है। वहाँ पर 3 सदस्य थे, एक महिला आवश्यक थी, यहाँ पे एक ही सदस्य है। बाकी ये सेम थे। उच्च न्यायालय की जगह उच्चतम न्यायालय की जगह उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की जगह जिला न्यायालय आ गए, बस इतना अंतर है। एक सचिव होगा जो मुख्य कार्यपालक होगा। ठीक है। और प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा। ठीक है। राज्य आयोग का मुख्यालय इस स्थान पर होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। राज्य आयोग केवल संविधान की 7 महीने सूची की जो 2 सूची जो 7 महीने सूची है इसमें 3 सूचियां हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। जो संघ सूची में आने वाले विषयों पे जो नियम नहीं बना सकता, कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। 2 में राज्य सरकार है और 3 में समवर्ती माने राज्य को भी है केंद्र को भी है। तो राज्य की भी तो कर ही सकता है और समवर्ती में भी। तो ये 2 और 3 सूची में जो आएंगी उसको जाँच कर सकता है उनके बारे में। ठीक है। और अगर पहले से ही कोई आयोग इसके बारे में जांच कर रहा है तो फिर ये राज्य आयोग जांच नहीं करेगा। जैसे राष्ट्रीय आयोग कर रहा है, कोई अन्य राज्य का आयोग कर रहा है तो फिर वो नहीं करेगा फिर। ठीक है। ये यहाँ पे अब ये जम्मू कश्मीर वाला चैप्टर तो खत्म ही कर, तो उसको पढ़ना नहीं है आपको। 2 या 2 से अधिक राज्य सरकार राज्य आयोग के अध्यक्ष सदस्य की सहमति से यथास्थिति से अध्यक्ष सदस्य को साथ तो एक अध्यक्ष सदस्य को दूसरी राज्य का अध्यक्ष सदस्य भी जो है नियुक्त कर सकती हैं। ठीक है। ठीक है। सदस्य नियुक्त कर सकती हैं। अध्यक्ष सदस्य को साथ साथ अन्य राज्य आयोग का सदस्य बस नियुक्त कर सकती हैं। यहाँ का अध्यक्ष तो वहाँ का सदस्य हो सकता है दूसरी जगह का, और यहाँ का सदस्य तो दूसरी जगह का सदस्य हो सकता है अगर वो सहमति अपनी जो है दे देता है तो। परंतु उस राज्य की बाबा जिसके लिए ऐसा सदस्य दोनों नियुक्त किए जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ की जो समिति है, ठीक है, वो समिति से अनुमोदन प्राप्त करना पड़ेगा, उसकी सिफारिश लेना पड़ेगी कि इन्हीं को कर दें कि नहीं कर दें। अब आती है धारा 12 के बंदों के अधीन राज्य केंद्र सरकार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में
से भिन्न संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्माण किए जा रहे मानवाधिकार संबंधित तथ्यों को आदेश द्वारा ऐसे राज्य आयोग को सौंप सकेंगी। तो दिल्ली है जो केवल दिल्ली संघ, अब देखो राज्यों की बात हो गई, राष्ट्र की बात हो गई, अब संघ शासित जो प्रदेश उनकी बात चलती है। तो संघ शासित जो राज्य हैं दिल्ली को छोड़कर बाकी जो पुडुचेरी वगैरह अंडमान निकोबार वगैरह हैं इनकी किसी भी राज्य को सौंप सकती है, लेकिन जो दिल्ली है वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत रहेगा, उसका कार्यालय उसको अलग से सौंपने की आवश्यकता नहीं है। राज्य के आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, तो वहाँ पर राष्ट्रपति कर रहा है, तो यहाँ पर राज्यपाल अपने हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित करेगा। वहाँ पर भी एक कमेटी द्वारा की जा रही थी सिफारिश से, यहाँ पर भी एक कमेटी है, वहाँ पर प्रधानमंत्री अध्यक्षता, यहाँ पे मुख्यमंत्री है, ठीक है, उनका गृह मंत्री था, इनका गृह मंत्री है। वहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष था, यहाँ पर विधानसभा का अध्यक्ष है। वहाँ पर लोकसभा का विपक्ष का नेता था, यहाँ पे विधानसभा का विपक्ष का नेता है। वहाँ पर 2 सदस्य और थे, राज्यसभा का विपक्ष का नेता और राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है। तो ये विधान परिषद चूँकि हर जगह है नहीं, और जहाँ जहाँ विधान परिषद हैं तो उनके सभापति और विपक्ष का नेता भी वहाँ पर शामिल होगा, जहाँ जहाँ पर विधान परिषद का गठन किया गया है, ठीक है। राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का त्यागपत्र पद से हटाया जाना, तो राज्य आयोग का ये राज्यपाल को जो है अपने इस्तीफे दे सकते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति ने लेकिन राज्यपाल ने हटा नहीं सकता है, हटाने की वही सेम प्रोसेस है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हटते हैं। साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर जब उच्चतम न्यायालय उसकी जांच कर ले, सुनवाई का अवसर मिल जाए उसके बाद ही, या फिर दिवालिया या साबित न लगा हो, मानसिक शारीरिक रूप से विकृचित हो गया हो, अंग शिथिल हो गया हो, एक कारण से भी राष्ट्रपति हटा सकता है। सीएम की सीएम वही कारण है। पदावधि शर्त भी सीएम की सीएम में 3 वर्ष या जो है 70 वर्ष जो ही पहले हो जाए, दोबारा भी नियुक्ति का पात्र हो सकता है। लेकिन जब राज्य मानवाधिकार आयोग का भी अगर कोई व्यक्ति सदस्य बन जाता है तो दोबारा किसी भी पद पे जो है नहीं जाएगा, ठीक है। भारत के किसी भी पद पे फिर वो नहीं जा सकता है, चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार का हो या राज्य मानवाधिकार आयोग का हो। कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या उसके कृत्यों का निर्वहन करना, जब यहाँ पर सीएम ही है, जब ठीक है, जब वो मर जाता है या कोई अन्य कारण से वो पद जो है रिक्त हो जाता है, तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति उन सदस्यों में से कर सकता है। या छुट्टी वगैरह पर जाता है तो वो स्वयं अपना कार्यकारी अध्यक्ष बना के जाएगा, ठीक है। तो राज्य आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्त वही है जो बेहद की जाए, परंतु कोई लाभकारी परिवर्तन उनकी सेवा के दौरान नहीं किया जाएगा, ठीक है। राज्य आयोग के अधिकारी और कर्मचारी वृंद तो राज्य सरकार ने अपनी अपनी उनको उपलब्ध कराएंगी। एक राज्य सरकार का, वहाँ पर भारत सरकार का सचिव होता है, यहाँ पर राज्य सरकार की सचिव की पंक्ति से निम्न का कोई व्यक्ति राज्य आयोग का सचिव होगा, ठीक है। ऐसे अधिकारी का दिन जो पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, कहाँ से ना हो, पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो। ऐसे पुलिस और अन्य कर्मचारी जैसे अन्य अधिकारी वगैरह जो राज्य सरकार चाहे तो वो नियुक्त कर सकती है, उपलब्ध कराए जाएंगे इन्हें, ठीक है। राज्य आयोग की वार्षिक कोई विशेष रिपोर्ट है, ये राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट पहुँचेंगे और अगर भेजेंगे और उन्हें लगता है कि बीच में एक कोई रिपोर्ट होना तो विशेष रिपोर्ट भी भेज सकते हैं, ठीक है। कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। 29 आती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संबंधित कतिपय उपबंधों का राज्य आयोग को लागू होना। तो जो धारा 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 में उपबंध राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए किए गए हैं कि ये न्यायालय होगा और सब तमाम चीज़ें कैसे जांच करेगा, ये सब चीज़ें इसको भी राज्य मानवाधिकार को भी लागू होंगे। तो 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 के उपबंध लागू होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आते हैं मानवाधिकार न्यायालय। तो मानवाधिकार न्यायालय का गठन किया जाएगा, ठीक है। तो अपराध मानवाधिकार के अतिक्रमण से उद्भूत होने वाले अपराधों का शीघ्र विचारण करने के लिए, उपबंध करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से उक्त अपराधों का विचारण करने के लिए प्रत्येक जिले में सेशन न्यायालय को मानवाधिकार के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगा, ठीक है, डीजे साहब को, ठीक है। परंतु वहाँ पे ये लागू नहीं होगा जहाँ पर पहले से ही विशेष न्यायालय बनाया जा चुके इसके लिए, या इसके लिए कोई पहले से विशेष न्यायालय गठित है तो वो पहले से रहेगा वहाँ पर लक्ष्य बनाने की। विशेष लोक अभियोजक बनाए जाएंगे इसके लिए, जिनको 7 वर्ष से का वकालत का अनुभव है उनको विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा अनुदान, तो केंद्र सरकार संसद द्वारा निमित्त जो विनियोग द्वारा पैसा निकाल के इसको अनुदान दे सकेगी, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा अनुदान, राज्य सरकार विधानमंडल में विनियोग द्वारा जो भी उनका पारित होता है उसको निकाल के पैसे दे सकती है।
लेखा व संपरीक्षा, तो आयोग उचित लेखा परीक्षा रखने के लिए विवरणी अपनी तैयार रखेगा और केंद्र सरकार को सौंपेगा, कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, क्या सब हुआ। ठीक है, राज्य आयोग की लेखा और संपरीक्षा, तो राज्य आयोग भी अपनी उचित जो है लेखा संपरीक्षा रखेगा और राज्य सरकारों को जो है मुहैया कराएगा। अब आता है प्रकीर्ण, जो बचा हुआ कहीं भी किसी भी अध्याय में नहीं आया। आयोग की अधिकारिता के अधीन ना आने वाले विषय, तो अधिकारिता में कौन कौन से विषय नहीं आएंगे, अगर उन पर कोई भी न्यायालय पहले से कार्रवाई कर रहा है या कोई आयोग कर रहा है तो वो नहीं आएगा। ठीक है, और अगर कोई कंप्लेंट जिस दिन अपराध हुआ है 1 वर्ष के बाद की जाती है तो वो इन पर संज्ञान नहीं लेगा। विशेष अन्वेषण दलों का गठन, ठीक है, तत्समय प्रवृत्ति के अन्य किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी जहां सरकार का यह विचार है कि ऐसा करना अति आवश्यक है कि एक अधिक विशेष अन्वेषण दलों की जो है स्थापना की जानी चाहिए, गठन की जाए तो कर सकती, कोई बात नहीं है। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई की समीक्षा, तो जो भी सद्भावपूर्वक कार्रवाई करेगा और वो अगर गलत पाई जाती है तो उसके लिए कोई भी कार्रवाई इस व्यक्ति पर नहीं होगी। राष्ट्रीय अधिकारियों का लोक सेवक होना, तो धारा 21 के अंतिम ये लोक सेवक समझे जाएंगे। 39 कहती है नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति, धारा 40 में, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, 40 का में भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार की है, चाहे तो भूतलक्षी प्रभाव से भी नियम जो है बना सकती है, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। आयोग की विनिमय बनाने की शक्ति, तो आयोग को विनिमय बनाने की शक्ति है कि आयोग भी छोटे छोटे नियम जो है केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से बना सकता है कि कैसे अपने जो है चलाए आयोग को। ठीक है, नियम बनाने की अब राज्य सरकार की शक्ति है 41 में, और 42 में कठिनाइयों की दूर शक्ति केंद्र सरकार के पास है, निरसन और व्यावृत्ति। तो मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993 इसके द्वारा जो निश्चित किया जाता है। ठीक है, लेकिन आयोग ने जो भी कार्रवाई की और ये यहाँ पे तो वो चलती रहेंगी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसको शॉर्ट में पढ़ा बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।